जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में वर्तमान समय में दोस्तों स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, वही डेली टेस्ट सीरीज हम आपको डेली बेस पर हम भी आपको इसी चैनल पर करवा रहे हैं। दोस्तों, आज जो है हम लोग 15वां क्लास करने वाले हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के क्लास में जितने भी प्रश्न है, बिल्कुल सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। दोस्तों, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला संस्थान है। तो दोस्तों, आज जो है आप इस टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का सीरियस स्टूडेंट है, बिहार पुलिस का वर्दी पहनना चाहते हैं, तो दोस्तों आशा करते हैं आज का टेस्ट आप लोग जो है बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब 16वां क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज। और दोस्तों, इस डेली टेस्ट सीरीज में जो है कुल 50 प्रश्न होते हैं। दोस्तों, आज का जो टेस्ट सीरीज है, आज का जो क्लास है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 100% गारंटी है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज का क्लास का कुछ वार्निंग है। दोस्तों, जो लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ वहीं इस वीडियो को देखेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग जो है अभी ही इस वीडियो को स्किप कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज का क्लास लंबा क्लास होने वाले हैं। और दोस्तों 100% दावा है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग बिहार पुलिस का वर्दी लवर हैं, दोस्तों 21,391 पोस्ट पे अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो भैया आज का क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आज का क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये टेस्ट जो है आप लोग देख सकते हैं 13/9/2023 को जो है कंप्लीट कराया गया है। दोस्तों, इससे पहले हम भी आपको 12/9/2023 का जो है वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होते ही आप लोग वो भी वीडियो जरूर देख लेंगे। दोस्तों, एक क्लास देखने से आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला है। जितना क्लास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कराया गया है दोस्तों, बिल्कुल आपके क्लास के तौर पर कराया गया है। तो आप लोग सारे वीडियो को एक बार फिर से जरूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है। यानी दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है गैर नागरिक यानी विदेशी को भी प्राप्त है, यानी विदेशी को भी प्राप्त है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में कई क्लास से जो है चर्चा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर जो है यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, ताकि जिसको नहीं पता है पता हो जाएगा, और जिसको पता है दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में, दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 और दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है यह मौलिक अधिकार की जो है चर्चा किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है। तो दोस्तों वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, दोस्तों 19, 29 और दोस्तों अनुच्छेद 30, ये सभी अनुच्छेद जो हम आपको 5 अनुच्छेद बताए हैं, ये जो अनुच्छेद है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। गैर नागरिक को जो है यह प्राप्त नहीं है। विदेशी को यह जो है अनुच्छेद प्राप्त नहीं है, मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो जितने भी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद है वो सभी जो है गैर नागरिक यानी विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इतना बताने के बाद जो है पहला प्रश्न जो है आपसे बन जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको जो है दिमाग में घुसा के ही छोड़ेंगे। ये प्रश्न जो है मरते वक्त आपको नहीं भूलने देंगे। दोस्तों, पहला कराए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म
स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये जो है कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है। क्या कहता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है। दोस्तों ऑप्शन बी में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 कहता है। और दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है। और दोस्तों वाक स्वतंत्रता का अधिकार जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों अब जो है आप लोग देखिए और दोस्तों इसका उत्तर जो है बताइए, जो कौन सा अधिकार जो है यह गैर नागरिक को भी प्राप्त है। तो दोस्तों अभी अभी हम आपको बताए हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जो क्या है? सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों 15, 16, 19 ये जो है भारतीय को प्राप्त है। और दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात कहता है, ये जो है विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस का औकात नहीं है कि दोस्तों मौलिक अधिकार से इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में पूरे हम आपको चर्चा कर लिए हैं, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम किसने आरंभ की? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम ये जो है उषा मेहता ने किया। किसने किया? तो भैया उषा मेहता ने किया। VVI प्रश्न है, ऑप्शन ए जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात कहा गया है, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत 9 अगस्त, दोस्तों 9 अगस्त 1942 को शुरुआत किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से किस परियोजना को मेसेनजोरिया कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह मयूराक्षी परियोजना को, किसे? तो मयूराक्षी परियोजना को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मयूराक्षी परियोजना जो है यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का भैया राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ओराई परियोजना आप लोग ध्यान रखेंगे, यह ओराई नदी पर राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों पल्ली सावल परियोजना ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सभी परियोजना आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसीलिए आपको बता रहे हैं। सभी जो है नवीनतम है, एग्जाम के व्यू से सभी परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों पल्ली सावल परियोजना जो है यह थावर नदी पर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों थाम्बर सिंचाई परियोजना, थाम्बर सिंचाई परियोजना ये जो है दोस्तों थाम्बर नदी पर है। दोस्तों पल्ली सावल परियोजना जो है, पल्ली सावल परियोजना मदिरा पूजा नदी पर है। दोस्तों बताने में थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया, मदिरा पूजा नदी पर जो है केरल राज्य में है। कहाँ पर है? तो दोस्तों केरल राज्य में है। और दोस्तों थाम्बर सिंचाई परियोजना जो है यह थाम्बर नदी पर मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मंत्रियों के बारे में दिए गए उपबंध के संबंध में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोस्तों 4 कथन सही है, यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, संसद सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल पहला कथन क्या है? तो दोस्तों सही है, बिल्कुल 100% सही बात कहा गया है। दूसरा है, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से करता है। दोस्तों और इनमें किसी भी सिफारिश अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों दूसरा नंबर जो है गलत है। क्या है? तो भैया गलत है, क्योंकि सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह से करता है, न कि स्वयं के विवेक से करता है। तो ये पॉइंट जो लिखा गया है गलत लिखा गया है। सभी मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों यहाँ तक सही है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति 3री अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों अभी अभी जो हम आपको इससे पिछले वाला क्लास
बिहार पुलिस का गेस क्वेश्चन जो करवाए हैं दोस्तों, इसमें जो है ये प्रश्न बताए हैं। तो दोस्तों गेस प्रश्न, और दोस्तों बिहार पुलिस का टॉनिक क्लास भी चल रहा है, तो आप लोग उससे भी जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि दोस्तों आपकी बेहतर तैयारी हो सके और 100% आप जो है रिजल्ट ले सके। तो दोस्तों ये जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा है, यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेंगे। तो दोस्तों चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सत्य है यानी सही है, तो दोस्तों पहला सही है, दोस्तों तीसरा सही है, और दोस्तों चौथा सही है, और दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए आप लोग, केवल 1, 3 और 4 जो है यह सही है। ऑप्शन ए जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर गलत पूछता तो दोस्तों केवल 2 जो है यह गलत हो जाता, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसी कांग्रेसी ने कहा कि समूचा भारत एक विशाल बंदरगाह है। तो दोस्तों यह कथन जो है C.R. दास ने कहा था। किसने कहा था? तो दोस्तों C.R. दास ने कहा कि समूचा भारत जो है एक विशाल बंदरगाह है। किसने कहा? तो C.R. दास ने कहा। ऑप्शन बी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। तवा, दुधी, सक्कन, हिरन, ओरसन, कोनार तथा माचक किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां है। ऑप्शन सी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलता है, खंभात के खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देता है। और दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण करता है। और दोस्तों नर्मदा नदी की लंबाई की बात कर ले तो दोस्तों 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों माही नदी जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों यह जो है त्रियंबकम पहाड़ी से जो है यह निकलता है, और गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। और दोस्तों दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऑप्शन जो है 6 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसे संविधान सभा कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में जितने भी ऑप्शन में जो डेट दिए गए हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, इसलिए 24 जनवरी 1950 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। दोस्तों आपको सभी को पता ही है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है लागू किया गया था। और दोस्तों संविधान जो है कुछ ही अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। पूर्ण तरह से संविधान लागू जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न अलग अलग है। और दोस्तों 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए चारों के चारों ऑप्शन जो है डेट जो दिया गया है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए और इसका सही उत्तर जो है दीजिए। तो दोस्तों पहला है 1919 ईस्वी में अली बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी। तो दोस्तों बिल्कुल जो है यह सही है। क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा कथन यहाँ पर है, नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में खिलाफत कमेटी अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 कथन जो है ये जो है तो गलत कथन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ तक जो है इस प्रश्न में
यहाँ तक जो है यह सही है, लेकिन अध्यक्षता जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है नहीं किया। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया। किसने किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किया। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर जो है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों केवल एक जो है यह सही है, सत्य है। तो दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी उत्पादक क्षेत्र झारखंड में है? दोस्तों कौन सा उत्पादक चांदी उत्पादक क्षेत्र झारखंड में है? तो दोस्तों यह टुंडरू है। कौन सा है? तो दोस्तों यह टुंडरू जो है यह झारखंड में स्थित है और दोस्तों यह चांदी उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन सी जो है 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में सबसे अधिक चांदी उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तब दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। और दोस्तों जावर जो है ये भी चांदी उत्पादन करता है और दोस्तों ये भी जो है राजस्थान में स्थित है। हट्टी दोस्तों ये जो है यह कर्नाटक में स्थित है, ये भी जो है चांदी उत्पादक राज्य है। और दोस्तों रामगिरी जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, दोस्तों ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और दोस्तों ये भी चांदी उत्पादक क्षेत्र है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास होगा, यह प्रावधान लिया गया है। दोस्तों यह प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय घायल सैनिकों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु लंदन में दोस्तों एम्बुलेंस कोर, दोस्तों एम्बुलेंस कोर नहीं दोस्तों एम्बुलेंस कार होगा, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, एम्बुलेंस कार बनाई थी। तो दोस्तों एम्बुलेंस कार बनाई थी महात्मा गांधी जी ने। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने लंदन में। ऑप्शन ए 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है आपको पता है चीन और भारत के बीच खींचा गया रेखा है। और दोस्तों ये जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये लाइन जो है मैकमोहन रेखा जो है खींचा गया है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों हम आपसे ये पूछे मैकमोहन रेखा जो है यह कब खींचा गया, यानी किस ईस्वी में खींचा गया? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है 1914 ईस्वी में खींचा गया भैया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों उस समय जो है गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो दोस्तों सभी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डिस्कशन जो है कितना तागड़ा हो रहा है। दोस्तों अभी से अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो दोस्तों आपको हम गारंटी देते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो दोस्तों 100% आप जो है रिजल्ट ले लेंगे। रिजल्ट दोस्तों आप ले लेंगे, ये जो है 100% गारंटी के साथ हम आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में से किस आयोग या समिति के सुझाव पर पंजाब व हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन हुआ है? तो दोस्तों यह जो है शाह आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो दोस्तों शाह आयोग के सिफारिश पर 1966 ईस्वी में पंजाब से एक अलग जो है राज्य का निर्माण किया गया, हरियाणा राज्य का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 ईस्वी में किया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह शाह आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के सुझाव पर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती के संदर्भ में गलत उत्तर का चयन कीजिए, यानी दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, उसके बारे में जो है यहाँ पर उसका जो है चयन करना है। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी का जो है बचपन का नाम मूल शंकर था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, ये भी कथन सही है। और दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ये भी कथन सही है। और दोस्तों इसकी मृत्यु जो है 1853 ईस्वी में हुआ है, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ लाहौर में दिया गया है, ये गलत है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुआ है, लेकिन लाहौर में नहीं दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान के अजमेर में हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है गलत है, ऑप्शन डी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में 5 से 6 बार पूछा गया प्रश्न है भैया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों दयानंद सरस्वती जी का इतना चर्चा हो ही गया है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
1824 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में जो है इनका गुजरात में जन्म हुआ था। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार क्रमशः है। तो दोस्तों आप लोग जो है डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, 29 डिग्री 2 मिनट एवं 29 डिग्री 18 मिनट जो है यह अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार जो है होगा। ऑप्शन बी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इसके बारे में बताने लगेंगे तो दोस्तों 5 मिनट का क्लास हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों यह 6 माह तक जो है रोक सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दामिन ई कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दोस्तों यह जो है संथालों की धार्मिक पुस्तक से था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों संथाल विद्रोह एक है। तो दोस्तों संथाल विद्रोह के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह जो है 1855-56 ईस्वी के बीच हुआ था। और दोस्तों संथाल विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू ने जो है नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह को। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, सिद्धू और कान्हू ने जो है यह संथाल विद्रोह की नेतृत्व किया था। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है जलोढ़ मृदा के बारे में? तो दोस्तों पहला है, इस मृदा का विस्तार लगभग जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है यह फैला हुआ है। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस मृदा के गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी यानी मृत्तिका दोमट की प्रकृति पाई जाती है। दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। इसमें पोटास एवं चूने की कमी जबकि फास्फोरस की अधिकता होती है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मृदा में जो है पोटास एवं चूने की जो है अधिकता होती है, कमी नहीं होती है, अधिकता होती है। और दोस्तों फास्फोरस की जो है यह कमी होती है। क्या होता है? तो दोस्तों फास्फोरस की इसमें जो है कमी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत है। चौथा है, गंगा के मैदानी भाग में इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर तक है। दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सत्य जो है सही जो है 1, 2 और 4 है। तीसरा जो है गलत है। तो दोस्तों अगर गलत पूछता तो केवल तीसरा होता, लेकिन दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से जो है 10 सदस्य होते हैं। कुल जो है 30 सदस्य होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों 1857 की क्रांति से हर एक क्लास में एक प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। दोस्तों ये ऐसा क्रांति है कि दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से कोई एग्जाम प्रश्न नहीं पूछ सकता, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग जो है एक बार 1857 की क्रांति रिवाइज कर लेंगे। अगर दोस्तों आप रिवाइज नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, दोस्तों आप जो है बेहतरीन रूप से समझ जाएंगे। और दोस्तों याद करवाने की 100% गारंटी हमारी होती है। दोस्तों पहला है, अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 1857 के विद्रोह जो है अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला था, क्योंकि दोस्तों अवध के क्षेत्र में जो है 1857 की क्रांति में आम लोगों ने भी जो है भाग लिया था, आम लोगों ने भी जो है इसमें भाग लिया था। और दोस्तों अवध के क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा सैनिक में जो है भाग 1857 की क्रांति में जो है अवध के क्षेत्र से ही लिया गया था। इसीलिए जो है अवध के क्षेत्र में बेहद 1857 की क्रांति सघन और दोस्तों लंबे समय तक चला था। बिल्कुल पहला कथन भैया सही है। दूसरा है, पंजाब इस विद्रोह की सक्रिय केंद्र था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति से दोस्तों पंजाब क्षेत्र भी प्रभावित था, लेकिन दोस्तों ये जो है पंजाब क्षेत्र सक्रिय केंद्र नहीं था, इसलिए जो है ये कथन गलत हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति से पंजाब क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था, लेकिन सक्रिय केंद्र नहीं था। दोस्तों बात कर लेते हैं अवध की क्षेत्र से 1857 की क्रांति एग्जाम में पूछा जाता है कि वहां से नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों अवध के क्षेत्र से जो है 1857 की नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। और दोस्तों पंजाब की क्षेत्र से इसका नेतृत्व वजीर खान ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो दोस्तों पंजाब के क्षेत्र से वजीर खान ने नेतृत्व किया था। दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो दोस्तों केवल एक सत्य है, ऑप्शन ए 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर गलत पूछता तो दोस्तों केवल 2 हो जाता,
तो दोस्तों दोनों तरह से आपको प्रश्न को देख करके उत्तर बताना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दोस्तों कच्छ वनस्पति स्थल दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर संबंधित राज्य दिया गया है। पूछा जा रहा है कच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कोरिंग जो है कोरिंग कच्छ वनस्पति स्थल जो है यह तमिलनाडु दिया गया है, जो कि गलत है। दोस्तों कोरिंग कच्छ वनस्पति स्थल आप लोग ध्यान रखेंगे यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों रामनाथ पिचावरम ये जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी गलत है। दोस्तों ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बाकी दोस्तों कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र ओडिशा में स्थित है, बिल्कुल सही है। डूमस उभरत ये जो है गुजरात में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पहला और दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कौन सा गलत है, तो दोस्तों पहला और दूसरा गलत है। तो दोस्तों पहला दूसरा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों पूछता कौन सा सही है, तो दोस्तों तीसरा और चौथा सही है, ये हो जाता है इसका राइट आंसर। लेकिन गलत पूछा गया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों राज्यपाल का जो है बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के दोस्तों 169 तक में जो है राज्यपाल का चर्चा किया गया है। और दोस्तों कुछ अनुच्छेद 163 है और दोस्तों 256 है, इसमें भी जो है राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया है। तो राज्यपाल से आप लोग ध्यान रखेंगे 153 से लेकर के 159 तक में, और दोस्तों 163 और दोस्तों 256 में जो है यह राज्यपाल की चर्चा किया गया है। लेकिन दोस्तों आपके प्रश्न में पूछा गया है किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद है। तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 155 जो है यह बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति जो है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 जो है यह बात करता है। तो ऑप्शन सी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 कथन है, देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही है। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। दोस्तों पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है उग्रवादी नेता नहीं थे, तो दोस्तों उदारवादी नेता थे। क्या थे दोस्तों, यह उदारवादी नेता थे, इसीलिए जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी नेता थे, आप लोग ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना जो है उदारवादी नेता थे, ध्यान रखेंगे, उग्रवादी नहीं थे। दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वह भारत और यहाँ के लोगों को जान सके। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। गोखले ने जो है महात्मा गांधी जी को 1 वर्ष जो है भारत की भ्रमण करने के लिए जो है सलाह दिया था, ताकि जो है भारत के लोगों को जान सके। बिल्कुल तीसरा कथन सही है। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा केवल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। कावेरी नदी के बारे में गलत उत्तर का जो है चयन करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कावेरी के बारे में जो है कावेरी नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है कावेरी नदी दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के गंगा कहा जाता है। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों ये जो है कावेरी नदी है। तो दोस्तों ये जो है गलत है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है हम आपको अभी अभी जो है शुरू के प्रश्न में बताए हैं, कृष्णा नदी है। कौन सा है, तो दोस्तों कृष्णा नदी है, न कि कावेरी नदी है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे हेमावती, लोका पावनी, हिरांगी, काबिनी आदि इसकी जो है सहायक नदी है। और दोस्तों ऑप्शन डी में जो है यह अपने प्रवाह क्रम में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का जो है निर्माण करती है। तो दोस्तों ये भी जो है कावेरी नदी के बारे में कथन सही है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, गलत है। ऑप्शन बी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो दोस्तों यह 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत किया गया। ऑप्शन बी जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का जो है टूट का चयन करना है। दोस्तों इधर जो है सूची 1 घटना है और दोस्तों इधर संबंधित तिथि है सूची 2 में। तो दोस्तों इसका जो है मिलान करना है। महात्मा गांधी द्वारा नोवाखली जो है यह 1946 हो जाएंगे। दोस्तों
नोवाखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा जो है यह 1946 हो जाएंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र जो है यह कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 हो जाएंगे। दोस्तों बारदोली किसान आंदोलन जो है यह जो है कब हो जाएंगे? बारदोली किसान आंदोलन जो है 1928 हो जाएंगे। और दोस्तों चंपारण विद्रोह जो है यह 1917 ईस्वी में हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार से प्रारंभ किया था। दोस्तों भारत का महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है ए का जो है 3, बी का 2, सी का 1 और डी का जो है 4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है तो 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सह्याद्री की औसत ऊंचाई है तो दोस्तों सह्याद्री की औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1600 मीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है सही अनुक्रम निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। दोस्तों संसद में बजट के पारित होने के कितने चरण है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे 6 चरण होते हैं, जिसमें से पहला जो है बजट की प्रस्तुति है, दूसरा जो है आम बहस है, तीसरा जो है विभागीय समिति का जांच है, चौथा जो है अनुदान की मांग है, पांचवा जो है वित्तीय विधेयक का पारित होना है, छठा जो है वित्तीय विधेयक का जो है पारित होना है। दोस्तों आप लोग विनियोग विधेयक का जो है पारित होना है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोस्तों हम आपको क्रम से जो है 6 प्रश्न बताए हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला जो है बजट की प्रस्तुति है, दूसरा आम बहस है, तीसरा जो है विभागीय समिति का जांच है, चौथा जो है अनुदान की मांग है, पांचवा जो है वित्तीय विधेयक का पारित होना है और दोस्तों छठा जो है सबसे लास्ट वाला विनियोग विधेयक का पारित होना है। तो दोस्तों जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो है पहला हो जाएंगे और उसके बाद दूसरा हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों चौथा ये हो जाएंगे और दोस्तों पांचवा जो है चौथा हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये हो जाएंगे। तो दोस्तों 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए जो है 28 का राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगान के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कई बार हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों मराठा के तरफ से सदाशिव राव एवं विश्वास राव जो है यह लड़ा था और दोस्तों अफगान के तरफ से जो है अहमद शाह अब्दाली जो है लड़ा था, जिसमें अफगान की जीत हुआ था। यानी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का जो है जीत हुआ था, सदाशिवराव का जो है मराठा का हार हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध में। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है यह डॉक्टर खादर बल्ली को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों चेवांग नौरफेल को जो है आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों यादव पोयोंग को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यादव पोयोंग को। तो दोस्तों फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है यादव पोयोंग को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों राजेंद्र सिंह पोयोंग यादव पोयोंग के बारे में आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो है मिलेट मैन ऑफ इंडिया और एस मैन इंडिया पूछे जाने की संभावना बनता है। तो दोस्तों आप लोग जो है दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे, ए, बी और सी जो है ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की चांस बनता है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, या राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट कीजिए इसका उत्तर जो है 31 नंबर का कौन सा हो जाएगा। दोस्तों हम आपको कई बार जो है बता चुके हैं, राज्यसभा जो है यह अस्थाई सदन है। दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। क्या होता है? तो दोस्तों राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसीलिए 31 नंबर का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन कहा जा सकता है। तो कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यसभा कभी जो है भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा या से सत्य है? तो दोस्तों पहला है यह सबसे पुराना वेद है, बिल्कुल सही है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ आवेस्ता से मिलता है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, तीनों का तीनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इधर लोक नृत्य है और दोस्तों इधर राज्य है।
कौन सा राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? टिप्पानी गुजरात में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कालबेलिया महाराष्ट्र, दोस्तों ये गलत है। कालबेलिया जो है राजस्थान में किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, बाकी सभी सही है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों वो उस समय जो है लोकसभा नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है होगा। ऑप्शन डी जो है 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 कहता है। कौन कहता है? तो अनुच्छेद 70 कहता है। और दोस्तों ऐसा भी हुआ भी है, दोस्तों ऐसा जो है यह हुआ भी है। आप याद कीजिए 1971 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। उस समय जो है उपराष्ट्रपति भी जो है यह उसका भी पद रिक्त हो गया था। उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे? तो दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो है यह उस समय भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायालय के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों यही जो है कार्यवाहक और राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1971 ईस्वी में मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया है? तो दोस्तों यह जो है कुषाणों ने किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राधा मोहन कप, एजार कप तथा क्लासिक कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों यह पोलो खेल से है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पहला है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है। तो दोस्तों ये जो है पहला कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में केवल नागरिकों निकायों के प्रशासन की बात कही गई है। दोस्तों ये कथन गलत है। दोस्तों कई बार हम आपको बता चुके हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन बी जो है 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, युग्मों पर विचार कीजिए, इधर लेखक है इधर रचनाएं हैं। और दोस्तों इसका जो है सही सुमेलित जो है करना है। तो दोस्तों पहला है शूद्रक मृच्छा कटिक, दोस्तों बिल्कुल सही है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, अमर सिंह जो है रोमक सिद्धांत, ये जो है गलत है। दोस्तों अमर सिंह जो है रोमक सिद्धांत की रचना नहीं किया है, दोस्तों अमर घोष की रचना किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे अमर घोष की। ऑप्शन 3 जो है यह गलत है, सुमेलित नहीं है, केवल 1 और 2 जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन बी 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संसद का मुख्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यूरोपीय संसद का जो है गठन 1958 ईस्वी में किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1950 ईस्वी में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। और दोस्तों इस पर विचार कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आधा प्रश्न है, इसका असत्य कथन कौन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें असत्य कथन कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है 1950 ईस्वी में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है भाग क ख ग घ 4 वर्गीकरण के नाम से रखे गए, बिल्कुल सही है। भाग घ में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। दोस्तों चारों का चारों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, इनमें से जो है कोई नहीं गलत है, यानी सभी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वैदिक काल में द्रिहित्र, दोस्तों द्रिहित्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों यह जो है बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वैदिक काल में जो है गौ की दोस्तों गाय की सिर्फ महिलाएं यानी कि दोस्तों बेटियां ही यानी दूध निकालती थी, उसे इसीलिए जो है दहित्री जो है सिर्फ बेटी के लिए जो है यह प्रयुक्त हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे वैदिक काल में गाय की दूध की निकालना जो है सिर्फ बेटियों जो है करती थी। परमाणिक क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों परमाणिक क्रांति का संबंध जो है दोस्तों भिंडी उत्पादन, दोस्तों यहाँ पर जो है मिट्टी उत्पादन नहीं दोस्तों भिंडी उत्पादन से है। किससे है? तो दोस्तों भिंडी उत्पादन का परमाणिक क्रांति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन ए में जो है यह गलत टाइपिंग किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बांस उत्पादन दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए बता रहे हैं महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बांस उत्पादन जो है हरित
सोना क्रांति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रे स्लेट क्रांति जो है यह जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। केसर उत्पादन से जो है सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये जो है वर्ष 1860 ईस्वी था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बुत शिकन मूर्ति भंजन का संज्ञा किसे प्राप्त थी? तो दोस्तों इसे जो है मोहम्मद गजनवी को जो है मूर्ति भंजन यानी मूर्ति को तोड़ने वाला संज्ञा दिया गया है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर जोरे पर है? तो दोस्तों यह जो है कच्चा तीबू द्वीप है। कौन सा है? तो दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप को लेकर जो है भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है, आप लोग ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ताशकंद समझौता पर भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन से देश को हस्तांतरित किया गया था? यह दोस्तों 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यह एक तुर्क मुसलमान था, दोस्तों बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक जो है तुर्क मुसलमान था। उसने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल गलत है। उसने जो है दिल्ली में अपनी राजधानी नहीं बनाया बल्कि लाहौर में बनाया। कहाँ पर? तो दोस्तों लाहौर में बनाया, दूसरा गलत है। तीसरा है उसने तराइन युद्ध के बारे में भारत में सुल्तान का विस्तार किया, तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, केवल दूसरा गलत है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा असत्य है, केवल 2 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछता कौन सा सही है तो दोस्तों केवल 1 और 3 सही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का जो है प्रावधान है? यह भारतीय संविधान के भाग 21 में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भाग 19 में जो है परिकीर्णन है, भाग 18 में आपात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक के से संबंधित था? तो यह दोस्तों मोहम्मद तुगलक से संबंधित था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल कला में पयोत्रा दियोरा किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये जो है संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि से जो है यह संबंधित था, ऑप्शन सी जो है आज के 50 नंबर आखिरी प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। दोस्तों ऑप्शन जो है आज के टेस्ट आपको कैसा लगा? दोस्तों आज का टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो लोग शुरू से लास्ट तक देखे हैं दोस्तों आप लोग जो है बेहतरीन रूप से आप अपना जो है तैयारी करते रहिए। दोस्तों आपका रिजल्ट जो है अपने पर विश्वास रखिए। दोस्तों विश्वास पढ़ने से नहीं, दोस्तों विश्वास रखने से भी जो है रिजल्ट होता है। तो आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग जो है लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों जितना भी हम आपको वीडियो करवाते हैं आप लोग जो है रेगुलर रूप से आप लोग देखिए, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण होता है वही क्लास हम आपके लिए करवाते हैं, बाकी दोस्तों क्लास छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।